हेलो फ्रेंड्स, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB ALP एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 21 अगस्त 2018 का शिफ्ट थर्ड का पेपर है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपसे आशा करता हूं आप लोग की LP की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये पेपर जो है सॉल्यूशन ये सिर्फ ALP को हेल्प नहीं करेगा, ये टेक्नीशियन और रेलवे संबंधित सभी एग्जाम, जैसे अभी RPF का कल होने वाला कांस्टेबल का, SI का, है ना, और उसके बाद जो है NTPC के भी एग्जाम होंगे। तो जितने भी आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होती जाएगी, उतना ही आप डेप्थ में समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। ये शब्द दिया हुआ है, ऊपर दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए, दर्पण प्रतिबिंब इधर से बनाया जाता है, ठीक है, और जल प्रतिबिंब अगर पूछा जाता तो वो नीचे बनता है ऐसे। ठीक है, देखिए अब देखिए, एक ये शब्द कोई चेंज नहीं होगा मिरर में, ये भी कोई चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा पहला शब्द, है ना, 6 ऐसा बनेगा, और फिर ये चेंज हो जाएगा, एक इस तरह से बनेगा। ठीक है, और क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन ये हो जाएगी। तो हम इन तीनों को चेक कर लेते हैं किसमें मिल रहा है। 6 1 और क्यों उल्टा हो। ठीक है, देखिए 6 सीधा है, गलत हो गया। 6 1 उल्टा है, क्यों सीधा है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए 6 भी उल्टा है, 1 भी उल्टा है और क्यों भी उल्टा है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड राइट हो जाएगा। इसमें देखिए 6 को 9 बना दिया गया, तो ये भी गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए कथन को सत्य मानते हुए यह तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या है, सभी हेलीकॉप्टर वाहक हैं। सभी हेलीकॉप्टर, सभी हो गए है ना, ये वाहक हो गए। ठीक है, तो कुछ बाइक्स वाहक हैं, ये हो गई कुछ बाइक्स। ऑप्शन चेक करते हैं, क्या दे रहा है, सभी हेलीकॉप्टर बाइक है। सभी हेलीकॉप्टर बाइक है, नहीं, इनका और इसका कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो गया। कुछ बाइक हेलीकॉप्टर है, कुछ बाइक और हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे भी कोई रिलेशन है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि v बटा I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला होता है ओम का, v इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब I को जो है इसके नीचे लेंगे तो v अपॉन आई हो जाएगा, जो बराबर होगा r के, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। ओम का ये नियम है। ठीक है, जो है विद्युत विभवांतर जो है उसकी धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 है। ये पुलक है और ये मेंजा है, इनके पास कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 है। जबकि जयराम और मेंजा, है ना, मेंजा तो है, जयराम को भी हम लिख लेते हैं ना, जयराम और मेंजा के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7 और 18 है। तो जयराम के पास 7 है और मेंजा के पास 18 है कंचों की संख्या। ठीक है, तो पूछा है पुलक और जयराम के पास कंचों की संख्या का अनुपात क्या है। ये पुलक है और ये जयराम है, हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो देखिए, जो मेंजा है उसके जो है कंचों की संख्या का अनुपात दोनों में ही अलग अलग है। ठीक है, तो हम इसे एक बना लेंगे। कैसे, इसमें 18 है तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे, ये भी 18 हो जाएगा। इधर 2 की गुणा करी है तो इसमें भी 2 की गुणा करेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। 10 18 7 का रेशो मिला हमें। ठीक है, तीनों में कॉमन हो गया तो एक साथ लिख सकते हैं, इसे हमने इधर लिख दिया, है ना। तो क्या हो गया, अब पूछ क्या रहा है, पुलक और जयराम का पूछा है, तो पुलक और जयराम का निकल के आ जाएगा 10:7। ये पुलक का हो गया, जयराम का हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। एक तत्व डैश अवस्था में आने पर स्थिरता प्रदान कर लेता है।
वो कब करेगा स्थिरता प्रदान, जब उसकी बाहरी कक्षा जो होती है उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं या उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा था, जैसे होता है हीलियम, है ना। इसके इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी बाहरी कक्षा, एक ही बाहरी कक्षा होती है, तो उस बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए तो स्थिर हो गया, है ना। हीलियम एक स्थिर तत्व है, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे बाकी के हमारे जो जितने भी एलिमेंट है, अगर उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो भी स्थिर हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारा आर्गन हो गया, आर्गन का परमाणु क्रमांक नंबर है 18, ठीक है। तो इसको तोड़ें तो 2 8 8, 2 8 और 8, तो इसकी बाहरी कक्षा में 8 आ गया, तो ये एक स्थिर हो गया, है ना। क्लोरीन को ले, क्लोरीन का होता है 17, 2 8 7, ये एक स्थिर नहीं है ना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये भी स्थिर हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 हो, ठीक है। तो स्थिरता के लिए अभी क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है एक डुप्लेट हो या ऑक्लेट हो। डुप्लेट मतलब 2, ऑक्लेट मतलब 8, ऑक्टेट मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। देखिए कार्य और विस्थापन में रिलेशन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर कार्य शून्य है तो उसका क्या रीजन हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हुआ। बल लगाने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो रहा है तो कार्य वो जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु स्थिर स्थिति से प्रारंभ होकर, स्थिर स्थिति से प्रारंभ हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम यू से मानते हैं, तो यू हो गई वो 0, ठीक है। 4 मीटर प्रति सेकंड के प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। तो एक्सेलरेशन कितना दे रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यूनिट्स को भी बड़ा ध्यान रखे, है ना। कभी भी आपको यूनिट्स भी पूछ सकता है क्वेश्चंस में, और आपको याद होनी चाहिए ताकि आप एकदम से आंसर दे सकें। 8 सेकंड के बाद उसकी गति क्या होगी, 8 सेकंड बाद उसकी क्या गति होगी, उसको हमने मान लिया है v, है ना। v क्या होती है, अंतिम से। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग, जो अब आरंभ में जो है 0 आएगा तो ये 0 हो गया। v क्या होता है, अंतिम वेग, जो 8 सेकंड बाद पूछा गया उसकी गति क्या होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना दिया हमें, 4 दिया है, और टाइम कितना दिया, टाइम दिया 8 सेकंड। तो इसकी गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 है, तो 0 ही हो गया। तो ये हो गया। उसकी 8 मिनट बाद वेलोसिटी होगी 32 मीटर पर सेकंड। यूनिट का आप ध्यान रखें, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 32 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की एक लंबाई 8 मीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 दोनों ही विकर्ण का गुणनफल, है ना। तो इसका जो है क्षेत्रफल कितना दिया है, हमें दिया है 24, और उसकी एक विकर्ण की लंबाई हमें 8 दे दिया है। तो हम इनमें से एक को D1 को मान लेते हैं कि वो 8 हैगा, तो 1/2 8। तो यहाँ से हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई मिल जाएगी, तो उसे भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा, 4 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। तो हमें दो, एक विकर्ण हमारा 8 था, दूसरा विकर्ण 6 मिल गया ना। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, देखिए इसे आप ग्राफ से समझते हैं। समचतुर्भुज, देखिए ये होता है समचतुर्भुज, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, है ना। इस तरह का बनता है। एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। एक विकर्ण मिला है हमें 8, दूसरा विकर्ण मिला है 6, है ना। 6 मिला है हमें। देखिए ये जो मिल रहा है ये होता है, ये बड़ा विकर्ण है, देखो इसके ऐसे भी दिख रहे हैं, और ये छोटा विकर्ण है ना। तो हमें ये पता है कि जब ये विकर्ण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये बराबर बराबर इंटरसेक्ट करते, मतलब बिल्कुल आधे पे करेंगे, और इनके बीच, इन दोनों ही विकर्ण के बीच एंगल बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये बड़ी भुजा हो गई विकर्ण की, हमें 8 मिला, तो ये बराबर बराबर डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरी विकर्ण मिली हमें 6, तो ये पोर्शन 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस पोर्शन को पकड़ते हैं, इतने को,
इस वाले हिस्से को। ठीक है, तो इसमें एक भुजा 3 है, एक 4 है, और ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी तो हमें ये पता चल जाएगा। पाइथागोरस का ट्रिपलेट अगर याद हो तो वो 3 4 5 होता है, तो बड़ी भुजा आपकी 5 निकल जाएगी। नहीं पता याद है तो आप इसे निकाल सकते हैं बड़ी भुजा कैसे। इन दोनों के वर्गों का योग है ना, शेष जो इसको अगर x मान ले तो x स्क्वायर बराबर है ना बड़ी भुजा का स्क्वायर बटे छोटी भुजाओं का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 25 का आएगा 5, है ना। तो इस तरह से ये हमें भुजा निकल गई 5, है ना। प्रत्येक भुजा समान होती है, तो ये भी 5 ही है, ये भी 5 ही है, ये भी 5 ही है। पूछा क्या इसने, प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछी है, हमें मिल गई 5 मीटर, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए ऐसे लिखिए इसे बस, 1 सितंबर 2020 में 2000 को अलग कर लीजिए, 20 को अलग कर लीजिए, और कितने लीप ईयर आ रहे हैं उसको भाग कर लीजिए 4 से। कितनी बार में लगे एग्जैक्टली 5 बार में, तो ये 5 लिख लीजिए। इसको भाग करना है 7 से। ठीक है, अब एक वैसे ही सितंबर के लिए हमारा कोड होता है, आप मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए ये होता है 1 4 4 0 25 0 36। ठीक है, और 1 4 6, 6 इधर हो गया, है ना। तो ये होता है जनवरी का, ये होता है फरवरी का, ये होता है मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर, और ये दिसंबर। हमें सितंबर का पूछना, सितंबर का ये हैगा, तो हम इसे लिख लेंगे इसका कोड 6। ऐसे ही हमें 2000 का कोड पता होना चाहिए, 2000 का कोड होता है 6, तो इसको हम लिख लेंगे 6, है ना। बस बाकी तो नंबर है उसको एज इट इज ही लिखना है, अब हमें 7 से भाग देना है ना। देखिए जो 7 से हमने आपस में जोड़ते हैं ना, 7 हो जाए तो बस उसे छोड़ते चले जाए ना, 6 और एक 7 हो गया, इसे छोड़ दीजिए, है ना। अब इसमें से एक ले लें तो ये भी 7 हो जाएगा, और ये 4 बचेगा, तो 24 में से 7 को भाग करेंगे तो 7 या 21, 3 बार एग्जैक्टली जाएगा, और 3 शेष बच जाएगा, है ना। अब अगर शेषफल अगर 0 बनता है तो वो होता है सैटरडे, 1 बनता है तो संडे हो जाएगा, बस कंटिन्यू आगे, 2 हो गया तो मंडे, 3 हो जाएगा तो वो ट्यूसडे। ठीक है, तो हमें शेषफल मिला 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्यूसडे। ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा, है ना। 3 के बाद 4 है, 5 है, 6 है, 6 के बाद 7 हो जाएगा, 7 का मतलब है शेषफल 0 हो गया, वापस से ये सैटरडे ही हो जाएगा ना, ट्यूसडे। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्सडे, ये हो जाएगा फ्राइडे, और ये हो जाएगा सॉरी गलत कर दिया है मैंने। ट्यूसडे के बाद क्या होता है, ये होता है वेडनेसडे, फिर थर्सडे, और ये फिर फ्राइडे। ठीक है, और उसके बाद 7वां नंबर आता है वो सैटरडे का, लेकिन 7 जो है शेषफल कोई बचता ही नहीं, 7 से भाग देंगे तो वो 0 ले लेते हैं। तो इस तरह से सीरीज चलती रहती है। ठीक है, अब देखिए 2000 का बताया, इसके अलावा इसके भी होते हैं बाकी के, जैसे 1900 हो गया, 1800 हो गया, और 1700 हो गया, इसके भी कोड आपको याद होने चाहिए। 1900 का होता है 2, 1800 का होता है 1900 का 0, 1800 का होता है 2, और 1700 का होता है 4। इस कोड को आप याद रखें, है ना। 2000 के लिए 6, 1900 के लिए 0, 1800 के लिए 2, और 1700 के लिए 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र को चुनें। देखिए खास में जो है एक तरह से लिखा जा रहा है ना, यानी आप अपनी बात को बोल सक रहे हैं ना खत के रूप में ना। और ये टेलीफोन हो गया, इसमें भी आप बोल सकते हैं। ये माइक हो गया, इसमें भी आप बोलकर अपनी बात को किसी तक पहुंचा सकते हैं, है ना। खत, टेलीफोन और माइक ये सुनने का डिवाइस हो गया, है ना। तो इससे तो आप सिर्फ सुन ही सकते हैं, किसी को अपनी बात बता नहीं सकते हैं, तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है।
जिसे बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है ना, ये मैग्नीशियम हो गया, वो जलेगा ऑक्सीजन के संपर्क में आके, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसको बैलेंस कर देते हैं, ये दो इधर हो जाएगा, ये दो इधर हो जाएगा, है ना। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो है, जिसे बनाने के लिए पानी में घोला जा रहा है, इसको पानी में घोल दिया जा रहा है, MgO को। तो ये H2 हो जाएगा। H2 से रिएक्ट करें, क्या हो जाएगा, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया, ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है जिन्होंने जनवरी 2018 में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। ये उस समय का हो गया, तो ये ओम प्रकाश रावत जी थे उस समय। अब ये हमारा पुराना क्वेश्चन हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समूह में विषम आकृति चुनिए। देखिए ये क्रॉस करा हुआ है, ये जो है इन सबको इक्वल ही डिवाइड कर रहा है ना। इसमें भी ये भुजा और ये भुजा इक्वली डिवाइड हो रही है ना, ये इक्वली डिवाइड कर रहा है। इसमें भी सेम यही हो रहा है, ये सब सेंटर से काट रहा है ना, इसलिए इक्वली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें ये पोर्शन बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, है ना। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो यही हमारा अलग हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में प्रकाशित पुस्तक इमोर्टल इंडिया के लेखक कौन है, वो है अमिश त्रिपाठी, है ना। लेकिन अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण 6x-55 प्लस 11 बराबर 0 और 15x प्लस KY माइनस 9 बराबर 0 का कोई हल ना हो तो के का मान कितना होगा। के का मान पूछा है, उस कंडीशन में कोई हल ना हो। इसमें क्या होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है ना। तो के जो है बी में ही आ रहा है, तो हमें इतने की ही जरूरत है, बाकी की हमें जरूरत ही नहीं। यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब A1 B1 क्या होते हैं, ये होते हैं इक्वेशन, है ना। A1x प्लस B1y प्लस C1 होता है। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, ये A2x हो जाएगा प्लस B2y, ये प्लस का C। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू निकाल लिया। ए और A1 को कंपेयर करा तो ये 6 आया। ठीक है, और B1 को करा तो ये आया माइनस का 5, और A2 को इसमें कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 15, और B2 को कंपेयर कर रहे हैं तो ये आएगा के, है ना। y के साथ जो संख्या लिखी रहती है बस उसको ले लेते हैं एज इट इज। ठीक है, अब इसको इसमें रखना है बस हमें। ए का मान हो गया 6, बी का हो गया, बी का हो A2 का कितना हो गया, वो हो गया 15, B1 का कितना हो गया माइनस का 5, और B2 का कितना, ये है के। इसका ठीक से लिखा नहीं, के। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, के का मान आ जाएगा, ये माइनस के 15 गुणा 15 माइनस का 5 गुणा 15/6, है ना। 3 से भाग करेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। 25/2 माइनस का भाग करेंगे तो माइनस का ये 12.5 आ जाएगा, है ना। 12.5 माइनस का, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जितने भी स्टेप मैंने लिखे हैं, ये कंपेयर करा, फिर ये हमने लिखा, तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ये, कि जब इसने बोल दिया कोई हल नहीं है तो ये नॉट इक्वल टू 0 और के का मान पूछा, तो आपको बस ये ही लिखना है, और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको झट से ये करना है कि 6/15 बराबर -5 में है के। बस इतना लिख के आपको सोल्व कर देना है ना, यही आपकी प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 10 भुज यानी उसमें 10 भुजाएं होंगी, तो विकर्ण पूछे तो फॉर्मूला होता है n गुणा n माइनस थ्री बटे में 2। ठीक है, n कितना हो गया? 10 भुजा होगी, तो 10 गुणा 10 में 3 को घटाएंगे हो जाएगा 7 बटे में 2, काट दीजिए 5 बार में चला जाएगा, 5 सते होता है 35। ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड हो तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है? स्रोत की परावर्तन सतह से, है ना, देखिए ये स्रोत हो गया, है ना, यहाँ से ध्वनि निकली, ये परावर्तन सतह होगी, है ना, यहाँ इससे टकराई, है ना, ध्वनि यहाँ से निकली, इसके बीच की दूरी हो गई x, हमने मान लिया x वो दूरी थे, तो ध्वनि ऐसे गई, इधर गई, फिर ये वापस आई, है ना, तो इसने ट्रेवल कितना किया? पहले ही x इस डायरेक्शन में गई और फिर ये वापस इस डायरेक्शन में, तो इसने ट्रेवल किया, ध्वनि ने वो 2x डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, डिस्टेंस की वैल्यू हो गई 2x, और टाइम कितना दिया है? वो दिया है 3 सेकंड, है ना, ये मतलब 1.5 सेकंड इधर जाने में लगा और 1.5 सेकंड वापस आने में, तो या तो आप डिस्टेंस को डबल करके ले लीजिए या टाइम को आधा कर लीजिए, बात आपकी वही हो जाएगी, है ना। स्पीड आपको दे दी है 342, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, निकालना है आपको डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड गुना टाइम, स्पीड होगी 342, टाइम हो गया 3 सेकंड, डी को आपने 2x माना हुआ था, है ना, तो इस 2 से इसे भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 17 एक आ जाएगा, ये 17 एक की 3 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 17 3 कितना होता है? 51 और 3, ये हो जाएगा 513 मीटर। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन्स नहीं है? जानवरों में पाया जाने वाला वो है ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन्स पाया जाता है ये पौधे में, है ना, पौधे में पाया जाता है। ये ऑक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? ये पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है ना, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। वृद्धि को ग्रोथ, विकास को डेवलपमेंट, ठीक है। और इंसुलिन हार्मोन्स क्या होता है कि ये जो है बीटा सेल से निकलता है, पेनक्रियाज की बीटा सेल से, ठीक है, आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से उनमें कौन सी निहित है। कथन क्या कह रहा है कि धारावाहिक या सीरियल महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्ति के विकास का कारण है। मान्यता है कि समाचार पत्र सकारात्मक पहलुओं की तुलना में पहले नकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं। बात यहाँ सीरियल्स की और धारावाहिक की हो रही है और यहाँ पे समाचार की करने लगे, तो ये तो अलग चीज हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है? नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक है, बिल्कुल सही। हम पॉजिटिव चीज को जितना समझते नहीं है, नकारात्मक चीज को सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, है ना, तो वही ज्यादा करते, तो हमारा क्या हो गया? केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, केवल मान्यता तू निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स दक्षिण की ओर मुंह किए हुए घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री घूमता। घड़ी की सुई की दिशा यानी कि इस तरह से, है ना, और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी सुई इस तरह घूमती है तो ये विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में 90 डिग्री, घड़ी की सुई दिशा में 225 डिग्री, तब एक्स के सामने कौन सी दिशा होगी, है ना। एक्स दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण किधर होता है? ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये साउथ हो गया ना, दक्षिण की दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, अभी मुंह इसका इस साइड है, ठीक है। तो अब वो घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूम गया, तो घड़ी की दिशा में घूमेगा तो ये 90 हो गया,
इसको तोड़ लीजिए, है ना, ये तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 प्लस 45, 90 90 ये 180 हो गया ना, 180 में इधर आएगा, अभी 45 डिग्री और घूमना है, तो ये उसका 45 डिग्री हो गया। अभी वो इसका इस साइड हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा 90 डिग्री, है ना, तो 45 इधर आया था तो 45 ये वापिस चलेगा, है ना, और 45 ये इसका चलेगा, तो इसका 90 डिग्री हो जाएगा। अब उसका मुंह हो गया इस तरफ, तो ये किस दिशा में हुआ, ये हमने बांटा हुआ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था और ये साउथ था। तो मुंह इसका किधर आ रहा है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वेग आरेख में कौन सा अक्षर उन सभी लोगों को दर्शाता है जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं और वो जो तीनों खेल भी खेलते हैं, है ना। एक तो ये पूछ रहा है कि जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट और कबड्डी खेलने वाले कौन है, ये हो गया क्रिकेट वाला पोर्शन और ये हो गया कबड्डी वाला। ये दोनों खेल कौन खेलते हैं, ये खेल रहा है टी, है ना, ये कॉमन हो गया कबड्डी में भी और क्रिकेट में भी, तो ये हो गया पहला। फिर क्या रहा, और वो जो तीनों खेल खेलते हैं, तो हम प्लस कर लेंगे और के लिए, तीनों खेल कौन खेलते हैं, वो है एस, है ना, ये तीनों में आ रहा है, इस पोर्शन में भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तीनों खेल खेलने वाला एस हो गया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, टी प्लस एस। अब प्लस है तो या एस प्लस टी भी बोल सकते हैं, ऑप्शन में मिल रहा है एस प्लस टी या टी प्लस एस, बात एक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2009 में भारत में रंग के अनुसार मोटरसाइकिलों की बिक्री उक्त ग्राफ के अनुसार है। ये कलर्स में दे दिया है कि ये कलर हो गया, यदि 2009 में बेची गई मोटरसाइकिल की कुल संख्या 6000 थी तो दिए गए आंकड़ों के मुताबिक किन रंगों की मोटरसाइकिलों की समान संख्या में बेचा गया था। देखिए पूछ रहा है कि समान संख्या में किसे बेचा गया, और यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, तो जितना परसेंट सेम होगा वही उतनी संख्या भी सेम हो जाएगी। ठीक है, हम इसको करते हैं। अब देखिए पीले व हरे, पीला कहाँ पे, पीला है ये है 10%, है ना, पीला हो गया 10%। हरे रंग, हरा किधर हैगा, हरा है ये रहा, हरा है 8% के साथ, और सुनहरी रंग की, है ना, तो ये कह रहा है कि पीले और हरे के साथ सुनहरे रंग का, है ना, तो सुनहरा देखिए बराबर होता है, सुनहरा क्या होता है, गोल्डन कलर, गोल्डन कलर है 10, ये 18 हो रहा है, ये 8% हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, बाकी के भी चेक कर लेते हैं। रजत और हरे रंग की, रजत यानी सिल्वर, सिल्वर कलर है 7, हरा कलर कौन सा है, हरा है ये ग्रीन, 8 था, है ना, सुनहरे रंग के साथ सुनहरा गोल्डन था, गोल्डन था 10%। ठीक है, ये हो गया 8 7 15 और ये 10% है ना, तो ये भी गलत हो गया। अब हम लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमारा जो इसमें करेक्ट दे रहा है वो है भूरा काले के साथ हरा रंग, तो भूरा काला, भूरा किधर है, हाँ, काला ये हो गया, भूरा ये हो गया, तो 3 + 5 8 हो गया के साथ हरे रंग का, है ना, हरा रंग किधर हैगा, हरा रंग ये हैगा, ये है 8% है ना, तो भूरा और हरा भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, तो हमारे दोनों परसेंटेज सेम हो गया, यानी इनकी संख्या भी सेम हो गई, तो ऑप्शन हमारा ये और करेक्ट हो जाएगा। आप इस चीज को ध्यान रखिए, कहीं आप निकालने लग जाए कि नंबर ऑफ संख्या कितनी है। ठीक है, 45 80 और 35 का लैसे कितना होगा, देखिए सिंपली बस आप इसका लैसे निकालिए, 45 है, 30 है और 35 है, 5 से भाग करिए, कितना आ जाएगा, 5 9 45, 5 6 30, 5 7 35। क्या और भी कोई संख्या जा रही है, हाँ बिल्कुल जा रही है, 3 से जा रहा है, 3 3 9 और ये 3 दूनी 6 और ये 7 हो गया। अब इनमें कोई भी कॉमन नहीं है ना, तो देखिए अब इसकी गुणा करनी है हमें, 5 तिया 15 भी, 5 दूनी 10 भी कर सकते हैं, 7 तिया 21, 21 हो गया, और इसकी 3 से गुणा कर दिए 30 हो जाएगा, 21 की 30 में गुणा कर दिए कितना है, 6 3 0। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस आकृति का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। समूह से संबंधित नहीं है, देखिए हम इस एरो को देखे है ना, ये इस दिशा में जा रहा है। इसे भी देखिए तो ये भी इधर की तरफ जा रहा है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन हो गई, ये भी एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है। अगला भी देखिए ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये उल्टी दिशा में हो गया ना, सब इस डायरेक्शन में जा रहे थे, ये इस दिशा में चला गया, तो यही हमारा अलग हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन थ्री हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 केजी भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण के बल का मान कितना होगा। जी कितना दिया है 10, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा, यानी हमें कार्य निकालना है। कार्य बराबर होता है एम जी एच के। एम कितना दिया है 5, जी दिया है 10, एच दिया है हमें 4, है ना, एच 4 है। मास जो है 5 हो गया और जी हमने दे रखा है, तो इसे गुणा करें कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 आएगा 200। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है ना, काम जो किया गया अगेंस्ट द ग्रेविटी काम किया गया है ना, ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करते हैं, हमने उसके विरुद्ध काम किया, तो जब उधर विरुद्ध काम करते हैं तो वो हो जाता है माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 200। ये जो जी था, जी हमने प्लस में लिया है, वो जी ही माइनस था, ये माइनस का जी होता हमारा। ठीक है, तो आता माइनस में, और तो आंसर क्या हो जाएगा -200 जूल। ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा डैश में समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपियन था, है ना, प्रथम यूरोपीय था, वो कदम कब रखा, 1498 में। कहाँ पहुंचा था ये, केरल के कालीकट में, केरल के कालीकट में। उस समय राजा कौन थे, उस समय राजा थे जमोरी, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन को सही मानते हुए यह निर्णय करें कि कथन से कौन से निष्कर्षों का तर्कसंगत रूप से पालन हो रहा है। कथन क्या दिया है, चीन एक साम्यवादी देश है, ये कथन दे दिया गया कि चीन एक साम्यवादी देश है। निष्कर्ष के विश्व के किसी भी देश में साम्यवादी शासन नहीं है। अरे भाई कह तो रहे हो कि चीन एक साम्यवादी देश है, तो फिर अब विश्व में कोई भी देश साम्यवादी नहीं है, ये कैसे हो सकता है, फिर तो गलत हो गया ना। चीन एक साम्यवादी देश है, विश्व के कई अन्य देश में साम्यवादी शासन है, हमें क्या पता, हमें बताया गया चीन के बारे में, है ना, तो हमें नहीं पता चीन बाकी अन्य देश भी हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो स्टेट में निष्कर्ष क्या निकलेगा कि ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन थ्री हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 को 1/5 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए विभाजित करने के चक्कर में आप गुणा ना कर दें गलती से, है ना, कि 25 गुणा 1/5, और ये हमने 5 निकाल दिया, ऑप्शन में 5 दिया भी, उसने भाग करने को बोला है ना, तो क्या करेंगे 25 भागा 1/5। ठीक है, अब जब इस भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो है ये वाला बदल जाता है ना, ऊपर चला जाएगा, ये 5 हो जाएगा, बस अब इसकी गुणा कर दी, ये आ जाएगा 125। ऑप्शन थ्री हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दी गई आकृतियों में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग कर 3 समूह बन सकते हैं तो वे समूह होंगे। देखिए इसमें लाइनें लाइनें हैं, इसमें भी ऐसे ही लाइनें जा रही हैं, इसमें भी ऐसे लाइनें, तो ये एक समूह तो हमारा बन गया 1 6 9 का। ठीक है, दूसरा समूह देखिए इसमें भी लाइन से है ना, सेंटर से ही जा रही है, सारी सेंटर से होके लाइन जा रही है, तो ये हो गया समूह 2 4 और 7 का। अब बचा क्या हमारा, बचा है 3 5 और 8, 3 5 और 8, तो ये हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 1 6 9 2 4 7, 1 6 9 2 4 7 3 5 8। ऑप्शन यहाँ हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 प्लस ब्रैकेट में 1/6 और उससे बड़े ब्रैकेट में ये सारा दिया हुआ है ना, तो हमें इसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के पोर्शन को सोल्व करते हैं ना।
इस वाले को सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट के साथ और कोई संख्या है नहीं, ये -5 हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर भी जो ब्रैकेट हैगा तो 25 माइनस 13 माइनस 3 है, तो ये 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, है ना। तो 9/5 हुआ। लेकिन इसको अभी नहीं सोल्व करना है ना, ये पहले जैसे ही ये ब्रैकेट को हम खोलेंगे, है ना, अभी तो ब्रैकेट के अंदर का को सोल्व करा हमने तो वो आया 9। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इससे 10 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, ये इस वाले 10 से, है ना, इस ब्रैकेट को खोला है हमने। अब देखिए, अब हम इस पहले इसकी गुणा कर लेते हैं ना, इस ब्रैकेट को जैसे हमने इसको हटाया तो ये इस ब्रैकेट के अंदर आ गया, तो -10 गुणा 9 हो गया। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर ये वाली स्टेट इसको हटाएंगे, है ना, ये ब्रैकेट अब हट गया, तो अब ये इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला हमारा कवर हो गया, तो अब हम इसको लिख लेंगे भाग -5, है ना, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाग -5, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, ये हो गया 9 दूनी 18, है ना, ये इस ब्रैकेट के अंदर आया था 18। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे और इस ब्रैकेट को दोनों को एक साथ खोल देंगे, 1/6 गुणा 18 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमें ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे भाग भी हो तो हम पहले भाग दे देंगे, पहले ब्रैकेट वाले ही पोर्शन को खोल के हमें सोल्व करना है ना। ये हो जाएगा 6×3=18, इस पूरे की वैल्यू आई 3, है ना। अब इसको जोड़ेंगे 4 और 3, ये हो जाएगा 7, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। देखिए, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है ना। स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर होता है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का, है ना, और इसे केल्विन में लिखें तो क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे, इसमें भी जोड़ दीजिए 273, तो कितना हो जाएगा ये 293 से 295, है ना, तो केल्विन में आएगा ये 293 से 295, तो 293 के आसपास कोई भी इसमें नहीं है, तो हमारे ये सारे ही गलत हो गए। आप इस चीज को याद रखिए, डिग्री सेल्सियस में 20 से 25, या आप एक वैल्यू को याद रखिए 20 डिग्री को, है ना, कि 20 डिग्री जो है सेल्सियस में रूम टेम्परेचर होगा, तो जो केल्विन हो जाएगा 293 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, वो होता है रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, परावर्तन, ये हमारा हो जाएगा परावर्तन, है ना। और ये रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई चीज जाती है ना। ऐसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो उसके अभिलंब की ओर झुक जाती है ना। ये मान लीजिए ये एक सरल हो गया, ये विरल माध्यम हो गया, और ये सघन माध्यम हो गया, है ना। तो दो अलग अलग डेंसिटी में जाता है तो वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन में क्या फर्क होता है कि ये जो है जिस मीडियम में है वापस उसी मीडियम में चला गया, वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, और डिफ्रैक्शन क्या होता है कि डिफ्रैक्शन जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो उसके ऑब्जेक्ट से टकराता है, ऐसे हमारी साउंड जा रही है या लाइट जा रही है तो वो उसके किनारे से मुड़ जाता है ना, इस किनारे पे टकरा इससे मुड़ जाएगा, ये ऐसे ऐसे चला जाएगा, तो उसे डिफ्रैक्शन बोलते हैं। आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घन की सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है ना। घन को बना लेते हैं। ये घन हो गया। ठीक है, और कह रहा है किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग भी बना लेते हैं एक, ये हो गया वर्ग। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो है घन की वही सारी भुजाएं बराबर होती है ना, तो हमने मान लिया घन की भुजा है ए। ठीक है, और वर्ग की भुजा को मान लिया हमने बी, है ना। वर्ग है तो इसकी भी चारों भुजाएं जो है बराबर ही होंगी, है ना। और घन में कितनी भुजाएं होती हैं, अब अगर जोड़े हैं तो चार भुजाएं ये हो गई, 1 2 3 4,
और 4 भुजाएं इसके पीछे हो गई और 4 भुजाओं से कनेक्ट हो रहा है ना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, यानी इसमें होती है 12 भुजाएं, वर्ग में होती है 4 भुजाएं। कहा है उसने किसी घन की सभी कोरों का योग, तो कोरे कितनी हो गई, 12 हो गई, 12 ए, है ना। हमने एक घन की एक भुजा को मान लिया ए, वो किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप कहते हैं चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग करें कितना आएगा, ये आएगा 4b। ठीक है, 4 से इसे काटेंगे 3 बार में चला जाएगा, यहाँ से रिलेशन क्या मिला हमें, 3a बराबर b। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आयतन यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है ना। इस घन का अगर हम आयतन निकालें तो वो कितना आएगा, ए की क्यूब। ठीक है, और इस वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालें तो वो कितना आएगा, हमने एक भुजा बी मानी है तो वो बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, चौड़ाई भी सेम है तो बी स्क्वायर होगा, ये दोनों ही बराबर है। अब ठीक है, वो पूछ क्या रहा है निकालने को कि तो वर्ग की एक भुजा का माप निकालिए, इसकी बी का मान निकालने को कह रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है हमें एक रिलेशन मिल गया, हमें ये भी पता है कि 3a बराबर बी होता है, तो यहाँ पे अगर हम हमें बी का निकालना है तो ए का मान रख दीजिए आप, ए बराबर बी बटा 3। ठीक है, इसमें रख दिए तो ये क्या हो जाएगा, बी की क्यूब बटे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 बराबर बी का क्यूब है ना। वो सॉरी ये स्क्वायर है ना, एरिया था ये, तो स्क्वायर से ये क्यूब जाएगा तो एक बचेगा, है ना। ये 27 है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट गया, यहाँ एक बचा तो 27 की एक में गुणा होगी 27 आएगा, तो बी जो भुजा थी वो कितनी आ गई, वो आ गई 27 यूनिट। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी का मान हमें मिल गया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार ग्राफ ग्रेड 4 के छात्रों के पसंदीदा फल का प्रतिनिधित्व करता है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, कुल छात्रों की संख्या पूछी है। अब देखिए ये जो है 4 ग्रेड का ही ग्राफ बना रखा है, बार ग्राफ है ना, तो इसमें क्या करना है, बस हमें इनको सबको जोड़ लेना है भाई। किसी एक का तो पूछा नहीं है कि इस कक्षा में जो है एप्पल खाने वाले कितने लोग हैं, सारी वो सभी का पूछा हुआ है, तो हम बस जोड़ देंगे, ये 12 हो गया, ये 14 हो गया, है ना, जिस पे लाइन टच कर रही है वो नंबर हो जाएगा उसका, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया और ये हो गया 8, बस इनको जोड़ लीजिए, है ना। ये कितना हो जाएगा, 12 और 14 26 हो जाएगा। 26 को जो 6 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, 32 10 42, 42 8 50, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है, वो खोजा था न्यूलैंड ने, ना। संगीत के सुरों के आधार पर, जैसे संगीत के सुर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, और सातवां सुर जो 8वां सुर वापस हो जाएगा सा से शुरू हो जाएगा, तो ऐसे ही जो है इनका जो है हर 8वां तत्व पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां 8वां तत्व पहले तत्व के समान हो जाता है ना। तो ये बताया था न्यूलैंड ने। ठीक है, इन इन इन्होंने कितने तत्वों को रखा था, वो रखा था 56 तत्वों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उगते हैं, वानस्पतिक यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड, वो क्या होते हैं, वो होते हैं जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया, केला हो गया, आप ऐसे करें जैसे बिना बीज के जो है डायरेक्टली उगाए जा सकते हैं, जैसे गन्ना होता है, आँख होता है, केला होता है ना, बिना बीज के ये उग जाते हैं, तो ये वानस्पतिक में आते हैं। बाकी सब जैसे मूंगफली हो गया, इनमें किसी न किसी, जैसे पपीता हो गया ना, इसमें हो गया बीज हो गया, मूंगफली में बीज हो गया, नींबू में बीज हो गया, तो ये जो है उसमें नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया होती है ना। जब देखिए किसी चीज को जलाया जाए तो वो होती है दहन अभिक्रिया, है ना। जलाने की अभिक्रिया को बोलते हैं दहन अभिक्रिया, आप इसको ही याद रखिए, है ना। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया में एक जो है
ये हमारा जो एक कंपाउंड होता है या मॉलिक्यूल होता है वो जो है दो सरल तत्वों में टूट जाता है। जैसे NaCl की बात करें तो वो Na सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा, है ना। अब ये योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? योगात्मक अभिक्रिया में इसका उल्टा होता है, ठीक है। दो तत्व जो है मिलके एक यौगिक बना लेते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये क्या होता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये होती है कि जैसे ए और बी जो है एक हमारा मॉलिक्यूल हो गया, वो सी के साथ रिएक्ट करे तो क्या होता है कि ए और सी मिल जाते हैं और बी अलग हो जाता है ना। यानी सी ने जो है बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा ये सब्स्टिट्यूट रिएक्शन हो जाता है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं ना। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आप सभी नामों को याद रखें, कभी कॉम्बिनेशन की जगह पे हो एडिशनल पूछ ले, एडिशनल या कॉम्बिनेशन, तो आपको याद होना चाहिए कि वो किस अभिक्रिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लें कि एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दोगुने हैं। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है G बराबर कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर, है ना। आर क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, आर त्रिज्या हो गई, जी हो गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका जो है यूनिट में होता है 6.67 10⁻11। अब इसको याद रखें, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इस यूनिट को याद रखें। फिलहाल इसमें जरूरत नहीं है ना। अब वो कह रहा है कि जो है द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दोगुने हैं। तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, दोनों ही दुगने हैं। तो नया जो है गुरुत्वाकर्षण कितना हो जाएगा? ये m1 का दोगुना तो 2m हो गया, और r का भी दोगुना कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर, है ना। इसको इससे भाग करेंगे, बटे में 2 बचेगा, तो ये 1/2 जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये किसका हो गया? ये हो गया हमारे इस गुरुत्वाकर्षण के बराबर। तो नया जो गुरुत्वाकर्षण आएगा वो 1/2 गुरुत्वाकर्षण है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का आधा ही उसका गुरुत्वाकर्षण होगा। पूछ रहा था वो n का मान कितना है? n का मान यही है 1/2। ऑप्शन हमारा 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धि पर निर्भर होती है? कथन क्या दे रहा है? बुद्धि खराब शिक्षण से अप्रभावित होती है, बिल्कुल सही। कमजोर बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, है ना। इसका इस बात से कोई लेना नहीं हो रहा है। यहाँ समझने की बात हो रही है कि उनकी बुद्धि पर निर्भर करता है, यहाँ हो रही है कि प्रदर्शन प्रदर्शन का तो यहाँ जिक्र ही नहीं हो रहा है ना। हाँ, उनके जो है बुद्धि जो होगी वो उससे खराब शिक्षण से प्रभावित नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। केवल कथन एक पर्याप्त है, जबकि कथन दो अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, ये ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये हो गया बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा? देखिए, ए की जो बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा है 3s1, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। और बी बी की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 और 3, ये 6 हो रहा है ना। ये 3 और 3 जो उसकी कक्षा को बता रहा है, ठीक है। तो ये उसकी कक्षा में 2 है, एक तो 2 इधर इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 इधर हो गए, ठीक है। तो इसमें हो गए 6 इलेक्ट्रॉन।
है ना। एक को इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन ले, देखिए एक इलेक्ट्रॉन को देना ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली 6 इलेक्ट्रॉन को देना, है ना। तो ये 6 के बजाय ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके अपना जो है कक्षा को पूर्ण कर सकता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -2। आप इस चीज को बस ध्यान रखिए कि, है ना, ये जो है क्या आसान है देना, है ना। इसमें एक को त्यागना, इसको एनर्जी दी जाए तो एक को त्याग जल्दी देगा, और ये 2 को ग्रहण जल्दी कर सकता है ना। तो बस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंबल को, निशान को आप छोड़ दीजिए, इस 2 की इसमें गुणा कर दीजिए, इसकी इसमें कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा A2B1, या ऐसे लिख सकते हैं A2B। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो है 1 से 40 तक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं पार्ट 1 के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजें जो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एलपी की कर रहे हो, चाहे टेक्नीशियन की, चाहे आरपीएफ के एसआई कांस्टेबल की कर रहे हो, चाहे कि वो रेल आरआरबी जेई या फिर एनटीपीसी क्यों ना कर रहे हो। जितने ज्यादा क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कमांड उतनी ही बढ़ती जाएगी। और दूसरा, आपको ये अंदाजा लगेगा कि किस किस सब्जेक्ट से किस किस तरह के क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उसको, उस सब्जेक्ट को उतना ही डेप्थ में जाके तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।